बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक है ये है वेरीफाइंग दी मेथड। तो आफ्टर डेवलपिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग मेथड, हम लोग जो है जब एक मेथड को डेवलप करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, दी नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमिन हाउ वेल इट वर्क्स इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल एनालिस्ट। अब ये देखना होता है हमने कि एक जो एनालिस्ट है उसके पास ये कितना सही तरह से काम करता है। 3 स्टेप्स मेक अप दिस प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट है डिटरमाइनिंग सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है कंप्लीटिंग ए ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। एंड थर्ड है डिटरमाइनिंग द मेथड्स रगडनेस। तो इफ़ अनदर स्टैंडर्ड मेथड इज़ अवेलेबल, अगर हमें कोई और स्टैंडर्ड मेथड मिल जाता है, अवेलेबल है पहले से, देन वी कैन एनालाइज द सेम सैम्पल। वही सैम्पल हम लेके तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग बोथ स्टैंडर्ड मेथड भी यूज़ कर लेंगे और न्यू मेथड भी यूज़ कर लेंगे और रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। इसे कहते हैं इक्विवेलेंसी टेस्टिंग। तो इफ़ द रिजल्ट फॉर एनी सिंगल टेस्ट इज़ अनएक्सेप्टेबल, अब ये नहीं हमने कई टेस्ट करने हैं यहाँ पे, तो कोई एक भी जो है अगर सही नहीं आता, द मेथड इज़ नॉट सूटेबल स्टैंडर्ड मेथड, तो वो मेथड जो है हमारा नया मेथड जो है वो सूटेबल स्टैंडर्ड मेथड नहीं है होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट स्टेप जो है वेरीफाइंग ए मेथड में, जो पहला स्टेप है वो है टू डिटरमाइन द प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड डिटेक्शन लिमिट व्हेन ए सिंगल एनालिस्ट यूजेस द मेथड टू एनालाइज ए स्टैंडर्ड सैंपल। एक एनालिस्ट जो है वो एनालाइज कर रहा है स्टैंडर्ड सैंपल को, तो वो देखेगा कि प्रिसीजन कितनी है, उसकी एक्यूरेसी क्या है और डिटेक्शन लिमिट क्या है। तो ये है हमारी सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। The detection limit is determined by analyzing an appropriate reagent blank। जो डिटेक्शन लिमिट होती है ये हम बता सकते हैं एक मुनासिब reagent blank जो है उसको एनालाइज करके। प्रिसीजन को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? बाई एनालाइजिंग रेप्लिकेट पोर्शंस ऑफ द सैंपल। सैंपल एक ही है और उसी के मुख्तलिफ हिस्सों के जो है वो हमने एनालाइज किया, मोर देन 10 यानी कि उसके हिस्से जो है वो होने चाहिए, तो प्रिसीजन का आइडिया हो जाएगा। एक्यूरेसी इज इवेल्यूएटेड यूजिंग ए टी टेस्ट टू कंपेयर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। टी टेस्ट के ज़रिए जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं उनका कंपेयर करेंगे टू द नोन अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर हमें पता है कि एनालाइट की अमाउंट कितनी है, तो थोड़ी सी यानी कि स्टैट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। टी टेस्ट जो है आप लोग पढ़ेंगे स्टैट में। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर इवेल्यूएटेड फॉर सेवरल डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ एनालाइट। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है ये कई जो डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं एनालाइट की, उसके लिए हम मालूम करेंगे, इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 कंसंट्रेशन नियर दी डिटेक्शन लिमिट। उनमें से एक कंसंट्रेशन जो है वो डिटेक्शन लिमिट के पास होनी चाहिए। एंड फॉर ईच डिफरेंट सैम्पल मैट्रिक्स, और जितने भी मुख्तलिफ सैम्पल मैट्रिक्स हैं उनके लिए भी हम लोग जो है वो मालूम करेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इंक्लूडिंग डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ एनालाइट। जब हम मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस लेते हैं एनालाइट की, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिटर्मिनेंट एरर। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है डिटर्मिनेंट एरर कहाँ से आ रही है जो कि हम दूर कर सकें। एंड टू इस्टेब्लिश द रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस फॉर विच द मेथड इज़ एप्लीकेबल। ये भी बता सकते हैं हम लोग कि किस रेंज के अंदर जो है कंसंट्रेशंस जो हैं वो हम लोग जो है एक मेथड के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल्स। सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग ए स्टैंडर्ड सैंपल। जो सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी हमने ऊपर बात की है, ये हम मालूम करते हैं बाय एनालाइजिंग ए स्टैंडर्ड सैंपल दैट हैज़ ए कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट नोन टू द एनालिस्ट। इसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है जिसकी कंसंट्रेशन का एनालाइट जो है उसमें हमें मालूम होता है कितनी मकदार में है, एनालिस्ट को पता होता है। तो अब आ गया सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या है? इट इज़ ए ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल्स, कि स्टैंडर्ड सैंपल्स का ब्लाइंड एनालिसिस किया जाएगा। Although the concentration of analyte is the standard is known to supervisor। अब सुपरवाइजर को पता होता है कि जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर एनालाइट की कंसंट्रेशन कितनी है। द इंफॉर्मेशन इज़ withheld फ्रॉम द एनालिस्ट, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है एनालिस्ट को नहीं बताई जाती। आफ्टर एनालाइजिंग द स्टैंडर्ड सैंपल सेवरल टाइम्स, जब वो कई दफ़ा जो है वो सेवरल टाइम्स
स्टैंडर्ड सैंपल को एनालाइज कर लेता है, द एनालाइट्स एवरेज कंसंट्रेशन इज रिपोर्टेड टू द टेस्ट सुपरवाइज़र। तो वो जो एवरेज कंसंट्रेशन उसकी आ रही होती है वो रिपोर्ट करता है अपने टेस्ट के सुपरवाइज़र को। टू बी एक्सेप्टेड, अगर उसको मानना है, द एक्सपेरिमेंटल मीन जो उसकी एवरेज वैल्यू आ रही है मस्ट बी विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस के दरमियान में होनी चाहिए, एज डिटरमिन्ड फ्राम द सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वहाँ से मालूम हुई है, ऑफ द एनालाइट्स नॉन कंसंट्रेशन, जिसकी जो है हमें कंसंट्रेशन का पता था। यानी कि जो 3 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस आई हैं उनके दरमियान में वैल्यू आनी चाहिए। इवन मोर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट, अगर ज़्यादा सख्ती से देखना हो तो फिर क्या होगा, टू रिक्वायर दैट द एक्सपेरिमेंटल मीन, जो मीन आ रही है वैल्यू एवरेज आ रही है, बी विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द एनालाइट्स नॉन कंसंट्रेशन, ये जो एनालाइट की नॉन कंसंट्रेशन है उसकी 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के दरमियान में हो। नेक्स्ट है रगडनेस टेस्टिंग, जो कि थर्ड स्टेप है। एन ऑप्टिमाइज्ड मेथड में प्रोड्यूस एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन द लेबोरेटरी, एक मेथड जो है ऑप्टिमाइज़ किया गया है उसके रिजल्ट लेबॉर्ट्री में सही आ रहे होंगे, दैट डेवलप्स मेथड बट पुअर रिजल्ट्स इन अदर लेबॉर्ट्रीज, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं और किसी और लेबॉर्ट्री में भी उसके रिजल्ट जो हैं वो सही आएँ। दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली सरप्राइजिंग, इसमें जो है वो हैरानी वाली बात नहीं है, बिकॉज मेथड टिपिकली इज़ ऑप्टिमाइज्ड बाय अ सिंगल एनालिस्ट। अब मेथड को एनालाइज किसने ऑप्टिमाइज़ किसने किया है, एक सिंगल एनालिस्ट है, यूजिंग द सेम रीएजेंट्स, उसके पास जो रीएजेंट्स हैं वो उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा, इक्विपमेंट भी उसका सेम है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी उसकी जो है हर ट्रायल के अंदर सेम रहती है। एनी वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस बाय डिफरेंट एनालिस्ट, अब वो किसी और लेबॉर्ट्री में जाएगा तो वहाँ पे इनमें चेंज आएगी इन चीज़ों में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे रीएजेंट है वो चेंज हो सकते हैं, इक्विपमेंट चेंज हो सकते हैं, एनालिस्ट के चेंज होने से भी फ़र्क पड़ सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन अगर चेंज हो गई है तो उससे भी जो है वो, तो ये जो चीज़ें हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर शामिल नहीं है। तो अदर लेस ऑब्वियस फैक्टर्स, इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिससे चेंज आ सकती है, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर या रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबॉर्ट्री, ये भी बाज़ दफ़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ द प्रोसीजर डज नॉट रिक्वायर कंट्रोल ऑफ दिस कंडीशंस, अगर जो हमारा प्रोसीजर है उसमें हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता इन चीज़ों को, देन दे मे कंट्रीब्यूट टू वेरिएबिलिटी, तो अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो इससे भी वेरिएबिलिटी आ सकती है, रिजल्ट्स जो हैं मुख्तलिफ हो सकते हैं। फाइनली द एनालिस्ट टू ऑप्टिमाइज द मेथड, अब जिस एनालिस्ट ने मेथड को ऑप्टिमाइज़ किया है वो क्या करता है, यूजुअली टेक्स पर्टिकुलर केयर, वो बड़ा ख्याल करता है टू परफॉर्म द एनालिसिस इन द एग्जैक्टली सेम वे ड्यूरिंग एवरी ट्रायल, जब भी वो एक्सपेरिमेंट करता है तो वो एक ही तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, विच में मिनिमाइज द रन टू रन वेरिएबिलिटी, ताकि उससे फिर क्या होता है उसकी वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर यही काम जो है वो किसी कोई और लैब में कोई और एनालिस्ट करेगा तो वहाँ पे चेंज आएगी। एन इंपॉर्टेंट स्टेप इज डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड टू डिटरमिन विच फैक्टर्स हैव प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स। एक तरीका ये है कि एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया जाए और उससे मालूम किया जाए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिजल्ट्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। वंस वी आइडेंटिफाई दिस फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को पहचान लिया जाए, वी कैन राइट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, अब हम मालूमात हदायत लिख सकते हैं दैट स्पेसिफाई हाउ दिस फैक्टर मस्ट बी कंट्रोल, जो कि हमें बताएंगी कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको कंट्रोल कैसे करना है। ए प्रोसीजर दैट व्हेन केयरफुली फॉलोड, एक प्रोसीजर को जब मुकम्मल तौर पे सही तरह से फॉलो किया जाए, प्रोसीजर्स रिजल्ट ऑफ हाई क्वालिटी इन डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज इज कंसिडर्ड रगड, प्रोसीजर्स प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी, अगर जो है प्रोसीजर के अंदर उसको सही तरह से फॉलो किया जाए तो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सही क्वालिटी के आएंगे, तो उसको हम रगड बोलेंगे कि वो प्रोसीजर जो है वो रगड है। द मेथड बाय विच द क्रिटिकल फैक्टर्स आर डिस्कवर्ड, जिस तरीके से हम लोग जो है वो क्रिटिकल फैक्टर्स को मालूम करते हैं, इसे कहते हैं रगडनेस टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ़ टेम्परेचर इज़ कंसर्न, यानी टेम्परेचर अगर एक फैक्टर है तो वी माइट स्पेसिफाई दैट इट बी हेल्ड एट 25 ±2 सेंटीग्रेड, कि इसको जो है 25 सेंटीग्रेड से ±2 सेंटीग्रेड के दरमियान में रखा जाए। रगडनेस टेस्टिंग यूजुअली इज़ परफॉर्म्ड बाय द लेबॉर्ट्री, इसको लेबॉर्ट्री में किया जाता है दैट डेवलप्स द स्टैंडर्ड मेथड, जो कि स्टैंडर्ड मेथड को डेवलप कर रही होती है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फैक्टर्स, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे वो फैक्टर्स जो कि जिनका असर हो रहा होता है, जो कि वेरिएबिलिटी का बायस होते हैं। देयर इफेक्ट्स ऑन द रिस्पॉन्स आर एवेल्यूएटेड,
इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं रिस्पांस के ऊपर, इनको जो है वो देखते हैं हम लोग बाय परफॉर्मिंग द एनालिसिस एट 2 लेवल्स फॉर ईच फैक्टर। हर फैक्टर के लिए हम लोग जो है वो 2 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है एनालिसिस करते हैं, चेंज करके देखते हैं उनको। नॉर्मली 1 लेवल इज़ दैट स्पेसिफाइड इन द प्रोसीजर। एक लेवल वो होता है जो कि प्रोसीजर में लिखा होता है, और दूसरा लेवल वो होता है लाइकली इनकाउंटर्ड व्हेन द प्रोसीजर इज़ यूज्ड बाय अदर लेबोरेटरीज, यानी कि कहीं और लेबोरेटरी में हो रहा है तो वहाँ पे जो लेवल है उसके मुताबिक जो है वो हम लोग जो है परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर को। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिज़ाइन है। तो नॉर्मली जो डिज़ाइन इस्तेमाल होता है वो 2 की पावर 3 फैक्टोरियल डिज़ाइन है, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो इसको समझाने के लिए जो है थोड़ी सी स्टैट जो है वो आपको आनी चाहिए। तो फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, और जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है इसको भी स्किप कर रहा हूँ। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास है इक्विवेलेंसी टेस्टिंग, जिसकी हमने ऊपर बात की थी कि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड पहले से अवेलेबल है तो फिर नया मेथड जो है उसको हम एवेल्यूएट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग रिजल्ट्स। उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका कंपैरिजन करके टू दोज ऑब्टेन्ड व्हेन यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड से जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं न्यू मेथड से आने वाले रिजल्ट्स का। तो नॉर्मली दिस कंपैरिजन इज़ मेड एट ए मिनिमम ऑफ 3 कंसंट्रेशंस ऑफ एनालाइट। कम से कम यानी कि एनालाइट की जो 3 कंसंट्रेशंस होती हैं उनको लेके हम लोग जो है वो कंपैरिजन करते हैं टू एवेल्यूएट द न्यू मेथड ओवर ए वाइड डायनामिक रेंज। हम चाहते हैं कि जो न्यू मेथड है हमारा वो वाइड डायनामिक रेंज के ऊपर जो है वो उसका जो है वो कंपैरिजन हो सके। अल्टरनेटिवली वी कैन प्लॉट द रिजल्ट्स। तो सिंपल ये है कि हम लोग रिजल्ट्स को प्लॉट करते हैं ऑब्टेनिंग यूजिंग द न्यू मेथड से जो हमारे पास आते हैं अगेंस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग द अप्रूव्ड स्टैंडर्ड मेथड। उन रिजल्ट्स के साथ जो कि हमारे पास अप्रूव्ड स्टैंडर्ड मेथड से आते हैं उनके साथ प्लॉट बनाते हैं। ए स्लोप ऑफ 1, अब ये जो ग्राफ बनेगा रिजल्ट्स जो हैं नए वाले के और पुराने जो स्टैंडर्ड मेथड है उसके जो है कंपेरिजन यानी कि उनका ग्राफ बना दिया हमने। स्लोप ऑफ 1, उसमें अगर स्लोप आती है हमारे पास 1 और इंटरसेप्ट आता है 0, तो इसका मतलब हुआ प्रोवाइड एविडेंस यानी स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से कि ये दोनों मेथड जो हैं वो एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।